नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 2 दादी माँ विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें लेखक हैं इसके शिव प्रसाद सिंह जी हैं। उन्होंने इसमें बताने का प्रयास किया है कि जब वह बहुत छोटा था उसने अपने बचपन में क्या क्या किया, किसके साथ रहा, किस प्रकार का वो खाना खाता था, कैसे वो रहता था, क्या उसकी मस्ती थी, किसके साथ उसका ज़्यादा लगाव था, वो उसने विस्तार से इसमें बताने का प्रयास किया है। अब लेखक जो बड़ा हो चुका है और अचानक उसको अपने बचपन की याद आ जाती है और वही याद वह हमारे साथ जो है साझा करना चाहता है। तो आइए देखें कि लेखक ने अपने बचपन का सुंदर चित्रण किस प्रकार किया है। तो पाठ का नाम है दादी माँ। अब पाठ का नाम दादी माँ क्यों रखा, पहले तो यही प्रश्न हमारे दिमाग में आना चाहिए कि लेखक अपने बचपन की बातें कर रहा है और दादी माँ के बारे में इन्हीं पाठ का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो दादी माँ क्यों रखा गया। तो क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है कि जो लेखक है उसका बचपन अधिकांश या उसका बचपन दादी माँ के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात दादी माँ से जो है लेखक को बहुत अधिक लगाव था और उसकी दादी माँ का स्वभाव बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। उनके स्वभाव के बारे में और अपने बचपन की ढेर सारी बातों के बारे में लेखक ने हमें बताया है और वो जो सारा बचपन है वो उसकी लेखक की दादी माँ के चारों ओर घूमता है। इसीलिए पाठ का नाम क्या रखा गया है, दादी माँ। तो चले आइए अब पाठ की तरफ चलते हैं। क्या है, देखिए ध्यान से, कमजोरी ही है अपनी। लेखक अपने बारे में बात कर रहा है, क्या कह रहा है कि अब लेखक वर्तमान मतलब बड़ा हो चुका है, वर्तमान समय में है, लेकिन अपने बचपन में कल्पना में खोया हुआ है। स्टार्टिंग में क्या कहा लेखक ने, कमजोरी ही है कि अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी बरसात वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा तो हो ही जाता। अब लेखक क्या कह रहा है कि मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, यानी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 20 गर्मी का मतलब है कि 20 साल मैक्सिमम अधिकांश उसको जन्म लिए हो गया है। अनेक उसने बरसात देखी हैं, वसंत, इसका मतलब ये है कि उसने बहुत सारे मौसम देखे, यानी कि उसकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, वो बड़ा हो चुका है, जवान हो चुका है। लेकिन फिर भी लेखक कहता है कि मेरा मन, जब कोई मेरे पर मुसीबत आती है, मुझे कोई कठिनाई होती है, तो मेरा मन अनमना का क्या मतलब होगा बेटा, उदास। मेरा मन जो उदास होता है, देखिए सभी लोगों का सोचने का, समझने का, सहन करने का तरीका अलग होता है। कोई थोड़ी सी मुसीबत प्रॉब्लम आते ही घबरा जाता है, लेकिन कई आदमी ऐसे होते हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मुसीबतों का बड़ा खूबसूरती से सामना करते हैं, मुसीबतों का डटकर मुकाबला करते हैं। तो लेखक कह रहा है कि जब मुझ पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई कठिनाई आती है, तो मेरा मन उदास हो जाता है। लेखक ये भी बता रहा है कि हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मुसीबत, जब मेरे पर ऊपर कोई कठिनाई आई तो मेरा मन दुखी हो जाता है। ठीक है, ये बात उसने, लेखक ने अभी अपने बारे में बताई है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। अब वो लेखक जो है अब हॉस्टल में है, हॉस्टल में पढ़ रहा है, अपने घर से दूर है। तो छुट्टियां तो सभी को पसंद होती हैं, जैसे आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगती हैं छुट्टियां। तो वैसे ही लेखक कह रहा है कि जब मेरा मन दुखी होता था तो मेरे जो मित्र थे, मेरे दोस्त हैं, वो मुझे खुश करने के लिए सूचना देते कि भी छुट्टियां होने वाली हैं, और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते। अब देखिए, दो तरह के मित्र होते हैं। एक मित्र वो होते हैं जो आपका सच में भला चाहते हैं, जो आपके दुख सुख में आपका साथ देते हैं। एक वो मित्र होते हैं जो आपके सामने मीठा मीठा बोलते हैं, आपके दुख दर्द में साझा होने की जो है एक्टिंग करते हैं, और पीछे से आपकी बुराइयां करते हैं, पीछे से आपका मजाक बनाते हैं। समझ गए। लेकिन ऐसा बहुत कम मित्र होते हैं जो आपके सच में दुख सुख में साझा होते हैं। ठीक, और आपका जो सच्चा मित्र, मैं तो यही कहूँगी कि आपके माता पिता से बढ़कर आपका कोई भी सच्चा मित्र हो ही नहीं सकता। इसीलिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले उसी प्रॉब्लम को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए बच्चा। ठीक है, तो अभी क्या कह रहा है लेखक कि पीठ पीछे मुझे
सामने तो कहते भी छुट्टियां होने वाली हैं, खुश हो जा घर जाएगा, और पीठ पीछे क्या कहते हैं, कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला। प्रतिकूलता होता है कि जब स्थितियां हमारे अनुकूल ना हो, माने हम जो चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग ना हो, उसके अनुसार कोई काम ना हो, तो कह रहे पहले सामने तो मेरे मतलब हौसला अफजाई करते और बाद में मुझे ऐसा कहते कि ये तो डरपोक है, कायर है, छोटी सी जब कोई इसको प्रॉब्लम आती है, जब ये सर्कमस्टांसिस इसके अनुकूल नहीं होती, तो ये घबरा जाने वाला बच्चा है। और ऐसा कहकर मेरा जो है मजाक उड़ाते लेखक बताता है अपने मित्रों के बारे में। ऐसा सोचता हूँ, अच्छा अब कभी इन बातों को न सोचूंगा। अब लेखक कह रहा कि कभी भी मैं इन बातों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोच से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अब देखो, शरद माने सर्दी की, शीत किरणें जब ठंड होती है और वातावरण बिल्कुल स्वच्छ हो, शीतल हो, उस शीतल की धुंधली, अब इसने लेखक ने धुंधली छाया की तुलना, किसी की धुंधली छाया की तुलना शीतल या शरद ऋतु से क्यों की है, और शरद ऋतु की किरणों से क्यों की है, क्योंकि शरद ऋतु की जो जब किरणें होती हैं, यानी कि शरद ऋतु में जब भी सूरज निकलता है और उसकी किरणें निकलती, माने कहने का मतलब है शरद ऋतु में जब सूरज निकलता है तो उसकी धूप सबको सुहानी लगती है, सबको अच्छी लगती है, ठीक है, और शरद ऋतु का जो वातावरण है वो सबको अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये शरद ऋतु की संज्ञा किसको दी है लेखक ने, अपनी दादी माँ को, कि जैसे शरद ऋतु में सूरज की किरणें सबको अच्छी लगती हैं और सबको खुशी प्रदान करने वाली होती हैं, और शरद ऋतु का जो वातावरण होता है शीतलता से भरा होता है, शीतलता माने ठंडक से भरा होता है और मन को शीतलता देने वाला होता है, मन को शांत करने वाला होता है, इसी प्रकार की किसी धुंधली छाया नाच उठती है। किसकी, अब ये किसकी बात कर रहा है लेखक, ऐसा कहकर अपनी दादी की, कि जो मेरी दादी है उनकी याद इतनी अच्छी है कि मन को सांत्वना देने वाली है, मन को खुश करने वाली है, मन को शांत करने वाली है, ठीक है, और मन को प्रसन्न करने वाली है। किसके बारे में बात कर रहा है बेटा लेखक, अब अपनी दादी के बारे में, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बताएगा, ये तो उन्होंने शरद ऋतु की संज्ञा दी अपनी दादी माँ को, अब आगे उनके बारे में ढेर सारी बातें करेगा जो हम आगे पढ़ेंगे। क्या कहा आगे, मुझे लगता है कि जैसे कवार के दिन आ गए हैं, मेरे गाँव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है। अब कौन से महीने की बात कर रहा है लेखक, सबसे पहले कौन से महीने की बात की उन्होंने, कवार के महीने की। कह रहा है कि मुझे ऐसा, अब सारी कल्पनाएं कर रहा है लेखक कि क्या क्या था उसके बचपन में, कि जैसे कवार का दिन आ गया हो, सारी कल्पना कर रहा है, और चारों तरफ जो है गांव में पानी ही पानी है, और दूर के सिवान से बहकर आए हुए ये मोथा जो है सारी घासों की किस्म है, इनके नाम बता रहा है लेखक, अधगली घासें, गेहूर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना होता है विविध प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर। अब देखो ये सारी जो इसने ये बताए हैं, जैसे घास है और विभिन्न प्रकार की घास, जब वो पानी उनमें खड़ा रहेगा और ऊपर से इतनी तेज़ गर्मी पड़ेगी तो वो उस पानी के अंदर कुछ तो पौधे ऐसे होते हैं जो जल जाएंगे, जल के वो सड़ जाएंगे पानी के अंदर, और सड़ने के बाद विचित्र एक अजीब सी गंध माने खुशबू, एक अजीब सी जो उसमें से खुशबू आएगी, महक आएगी, छोड़ दे रहे, मतलब ये सारी कल्पना कर रहा है कि ऐसा हुआ था कवार के दिनों में, जब हम गांव में रहते थे तब ऐसा होता था कि चारों तरफ पानी भर जाता था, घास जहाँ पे घास होती थी वहाँ पर जो है बरसात का पानी खड़ा हो जाता, और सूरज की किरणों के कारण वहाँ सब कुछ जो जितने भी पौधे होते थे वो सारे जलकर सड़ जाते उसके अंदर, और उस पानी में से फिर एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती। अब कह रहा रास्तों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बारिश होकर रुक चुकी है, रास्तों में कीचड़ सूख गया है। अब देखो जैसे रास्ते गांव में तो पहले कच्चे होते थे, बारिश आती तो उस कच्चे रास्ते में कीचड़ हो जाता, तो कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कीचड़ सूख गया हो, और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों होता है बेटा तालाब। अब कल्पना करता जा रहा है लेखक कि ऐसा लग रहा है कि मानो गांव के लड़के जो हैं किनारों पर झाग भरे, जिसमें झाग भर चुका है, यानी कि पानी वहाँ पर भी जो उसका सड़ा हुआ पानी है, सड़ चुका है,
काफ़ी टाइम से भरा हुआ पानी है उसके अंदर, में धमाके से कूद रहे हैं, यानी कि तालाबों के अंदर जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो उसमें कूद रहे हैं, अर्थात मस्ती कर रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। अब लेखक ये तो है ही कि हर मौसम की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, सर्दी की अलग, गर्मी की अलग, वसंत ऋतु की अलग, सावन की अलग, हर मौसम की जो अपनी अपनी गुणवत्ता होती है, अलग अलग उसके गुण होते हैं। अब क्या बता रहा है लेखक आगे अलग अलग महीनों के बारे में बताएगा कि आषाढ़ महीने के बारे में बता रहा है कि उसमें आम और जामुन न मिले। अब इससे पता चल गया आषाढ़ के मौसम में क्या होता है, आम और जामुन। लेकिन लेखक क्या कह रहा है कि अगर आषाढ़ के मौसम में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। अघन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो भी कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, मतलब मलाल नहीं है, दुख नहीं है। और चैत के दिनों में, अब 3 महीनों के बता दी इसने, अगहन, आषाढ़ और चैत के दिनों में अगर लाई के साथ क्या ना मिले, गुड़ ना मिले, ठीक है, लाई के साथ क्या ना मिले, गुड़, तो भी लेखक कह रहा है कि कोई गुड़ की अगर पट्टी ना मिले तो कोई भी मतलब अफसोस की बात नहीं है। लेखक कह रहा है कि अगर जिन जिन मौसम में, जिन जिन महीनों में कि ये खास खाद्य पदार्थ है, खास विशेष जो खाने की चीज़ें हैं, लेखक लेकिन ये कह रहा है, लेकिन अगर ये फिर भी ना मिले तो कोई अफसोस की बात नहीं, कोई दुख की बात नहीं। लेकिन क्या ना मिले तब दुख की बात है। वो आगे सुनिए क्या कहना चाह रहा है। लेखक कह रहा है कि पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण जाग भरे जल में कूद न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। जैसे अभी लेखक ने बताया था ना कि लड़के उस जाग भरे जलाशय में कूदते हैं और मस्ती करते हैं। लेखक कह रहा है ये सब खाने की चीज़ें अगर मुझे ना मिले, जिस महीने में जो जो खाने की चीज़ें की विशेषता होती है, विशेष जो उपलब्ध होती है अलग अलग महीने में, लेखक कह रहा है कि अगर वो ना मिले तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किस बात पर मुझे दुख होता है, अगर कवार के दिनों में उस गंधपूर्ण, उस महक वाले पानी में अगर मुझे नहाने को न मिले, कूदने को न मिले, मस्ती करने को न मिले तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। अब लेखक वर्तमान की कह रहा है कि मैं भीतर मतलब हुड़क मान ले, यानी कि भीतर अपने दुख को सहन कर रहा था, भीतर कुड़ रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था। अब वो दुखी था कि मैं उस जलाशय में, जो गंध भरा जलाशय था, तालाब था, उसमें 2-1 दिन कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। अब लेखक की अपने बचपन की बातें बता रहा है कि जैसे वो उस पानी में नहाया, 2 दिन वो नहाया, पानी वो सड़ चुका था, 2 दिन नहाते उसको बुखार हो गया। अब वो ज़्यादा टाइम उसमें नहा नहीं सका, तो इसलिए उस बात को उसका दुख था। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। अब देखो, अब किसी को बीमारी अच्छी लगेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं। अगर बीमार हो गए तो घर पे बेड पे पड़ा रहना पड़ेगा, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, इसलिए आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। बीमारी किसको अच्छी लगती है? अब लेखक को बीमारी, हल्की बीमारी, अगर थोड़ा बहुत बीमार हो जाए तो वो अच्छा लगता था। क्यों लगता था उसका रीजन अब आगे बताएगा कि थोड़ा थोड़ा ज्वर होता है बेटा, बुखार, थोड़ा थोड़ा अगर बुखार हो, सर में साधारण दर्द, हल्का सा सिर में अगर दर्द हो जाए, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। देखिए पहले ज़माने में ज़्यादा डॉक्टर नहीं होते थे, तो क्या होता था कि जब कोई किसी को बुखार हो जाता तो उसे साबूदाने की खीर बनाकर दे दी जाती थी। साबूदाने की खीर बनाने से जितना उसका टेम्परेचर होता, सारा बाहर आ जाता और बुखार जो है जल्दी ठीक होता था। तो वही उस तरह की बातें लेखक बता रहा है कि जब मुझे हल्का सा बुखार होता और हल्का सा मुझे सिर में दर्द हो जाता और सारा दिन मुझे नींबू और साबूदाना जो है खाने को मिलता तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। लेखक बता रहा है जबर तो चढ़ा था, जबर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। कह रहा है लेखक जब अब मुझे हल्का बुखार नहीं था, बहुत तेज हो गया था, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद, यानी कि बहुत तेज उसकी जो है तबीयत खराब होगी, बहुत तेज उसको ज्वर बुखार चढ़ गया। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में, ठीक है। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद। अब लेखक की दादी की क्वालिटी बता रहा है, लेखक उसकी वेशभूषा के बारे में बता रहा है, दादी माँ की कि कैसी थी वो, अपने शरीर पर सफ़ेद
उसका शरीर एक तो पतला दुबला था यानी कि निर्बल थी, वो कमजोर थी शरीर से। स्नेह होता है प्रेम, लेकिन उसका जो मन था, उसका जो शरीर था पूर्णतः स्नेह यानी कि प्रेम से भरा हुआ था। और शरीर पर क्या था? सफ़ेद किनारीहीन, यानी कि कोई किनारी नहीं थी, बिल्कुल वो साड़ी जो है प्लेन सफ़ेद थी, वो पहने रखती थी। ठीक है, किनारी वाली धोती। सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद टपके हुए जल की शीतलता। अब कह रहे उसके जो बाल हैं, सन सन एक प्रकार का ऐसा वो होता था जिसके ऊपर से छिलके से उतरते थे, और उन छिलकों की ना रस्सी बनाई जाती थी जिनसे हमारी चारपाई वगैरह को भरा जाता था, जिनसे चारपाइयाँ बनती थी। ठीक है, तो कह रहे हैं उसके बाल जो है दादी माँ के सुनहरे रंग के थे, टपके हुए जल की शीतलता, और उसके बाल जो टपक रहे थे और उनसे जो है शीतलता, अब पानी तो ठंडा होगा, उसकी शीतलता जो है महसूस हो रही थी। आते ही उन्होंने सर पेट छुआ। अब देखो पहले ज़माने में डॉक्टर नहीं होते थे, तो केवल सिम्टम देखकर या छू कर ही मतलब जो है अंदाज़ा लगा लिया जाता था कि सामने वाले को बुखार है या नहीं। तो सर छुआ और पेट, सर सिर और पेट छूकर उसने अंदाज़ा लगा लेती थी दादी माँ कि बुखार कितना है, कम है, ज़्यादा है। समझ गए? तो दादी माँ कैसे अंदाज़ा लगा लेती थी कि सामने वाले को बुखार है या नहीं है? तो वो छूकर, किसको? सिर और पेट को छूकर। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास। आप देखो हमारे यहाँ भी होता है ना, जैसे हमारी जो दादियाँ होती हैं वो बहुत केयर करती हैं आप लोगों की, बहुत संभाल आपकी करती हैं। तो वैसे ही दिखाया है कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जो नुक्कड़ होता है वहाँ की मिट्टी उठाकर फिर वो, या फिर जिसको हम बभूत वगैरह बोलते हैं, मंदिर से लेकर आपके सिर पर लगा दें या आपको चटा दी जाती है। और एक मान्यता होती है कि ये चटाने से जो भी हमें बीमारी होगी वो भाग जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ऐसे ही अदृश्य शक्तिधारी यानी कि ईश्वर को साक्षी मानकर वो भी मतलब मुंह में डाल देती, ऐसे ही वो मिट्टी और माथे पर लगा देती, ताकि जो जो भी उस पर बुरी बला होगी वो सारी चली जाएगी, वो सारी दूर भाग जाएगी। तो ये हमारी मान्यता होती हैं कि इससे अदृश्य शक्ति कौन? ईश्वर, कि ईश्वर उनकी सहायता करेगा, ईश्वर उनकी मदद करेगा, और ईश्वर जिसके कारण जो है शरीर में जो भी बीमारी होगी वो दूर चली जाएगी। अब कह रहा दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। अब देखो उसकी सेवा भाव बता रहे हैं कि दादी माँ जब बीमार होने पर क्या करती थी कि सारा दिन जो है बीमार की सेवा करती रहती थी। तो लेखक बता रहा है कि मेरी जो दादी, जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता तो दिन रात मेरी जो है चारपाई के पास बैठी रहती। उस टाइम जो है लाइट वगैरह तो होती ही नहीं थी, तो पंखा जलती रहती क्योंकि गर्मी का मौसम, हवा करती रहती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से, कभी जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता, ज़्यादा बुखार होता तो कपड़े से को गीला करके जो है उससे सारे बदन पर लपेटती, ताकि क्या हो जाता, बुखार का कम हो जाए, हमारा जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कम हो जाए। अब क्या कह रही है? सर पर दालचीनी का लेप करती है। अब जो दालचीनी है उसका जो टेम्परेचर है बेटा वो ठंडा होता है, तो कह रहा है दालचीनी का भी लेप लेखक के माथे पर करती, 20 बार छू छू कर जवर का अनुमान लगाती। अब वो जवर होता बुखार, बुखार का अनुमान दादी माँ कैसे लगाती थी? छू कर, टच करके, स्पर्श से अंदाज़ा लगा लेती कि बुखार कम है, ज़्यादा है या उतर गया। और बार बार 20 बार यानी कि बहुत बार 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 छू छू कर जो है अंदाज़ा लगाती थी कि बुखार उतर गया या नहीं। अब क्या कह रहा है? छू छू कर जवर का अनुमान लगाती, और हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं। अब पीपल, पीपल को जो है हमारे यहाँ धार्मिक वो माना जाता है, क्या पेड़ माना जाता है। अब उसका भी साइंटिफिक रीजन है कि वो हमें 24 घंटे बेटा ऑक्सीजन देता है, जिस कारण हम पीपल को पूर्ण मतलब वो मानते हैं, एक पवित्र पेड़ मानते हैं। ठीक है, तो पीपल की छाल और एंटीबायोटिक होती है पीपल की जो छाल होती है। तो कह रहे उसको पानी में छोंका कि नहीं। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है। अब क्या कि खिचड़ी बना कर देते बीमार को, और खिचड़ी में चावल कम और मूंग की दाल ज़्यादा, और वो अच्छे से जो मिक्सअप हो गई, यानी कि बढ़िया तरीके से खिचड़ी बनी कि नहीं बीमार के लिए, ये सब जो है वो ध्यान रखती थी। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया।
आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। अब देखो बीमार के पास एकदम से वो इतनी समझदार थी, अनपढ़ थी लेकिन फिर भी समझदार थी कि बीमार के पास जो है बाहर से आदमी आए तो एकदम से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाहर से आए हैं, धूल मिट्टी से आए हैं, विद अनेक जो है उस पर वो जर्म लगे होंगे कि बीमार आदमी और ज़्यादा बीमार ना हो जाए। तो इस बात का भी वो प्रॉपर ध्यान रखती थी कि कहीं कोई आदमी बाहर से आकर एकदम से बीमार के पास ना चला जाए। समझ गए? सॉरी बेटा। अब क्या कह रहा है लेखक दादी माँ के बारे में कि दादी माँ को गवी दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। अब कह रहा है जो पहले जमाने में अंग्रेजी दवाई तो कम ही होती थी कि 50 किस्म की दवाओं के नाम, जो देसी दवाई होती थी जो अलग अलग बीमारियों में यूज होते थे, सारी बहुत सारी दवाई, विभिन्न दवाइयों के नाम लेखक की माँ को जो है वैसे ही याद थे। ठीक है, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम क्या, यानी कि घर का आदमी बीमार हो या बाहर आस पड़ोस का, वो उतनी ही शिद्दत से उसकी सेवा करती थी। यानी कि जो दादी माँ थी उसका स्वभाव कैसा था, निस्वार्थ था और परोपकारी स्वभाव की औरत थी वो, कि इतना ही ख्याल वो अपने परिवार के सदस्यों का रखती थी और उतना ही आस पड़ोस में गली मोहल्ले में अगर कोई बीमार हो जाता उसकी भी सेवा वो वैसे ही करती थी। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, क्यों? ताकि वो अंदाज़ा लगा सके कि बीमार जो बुखार है वो कितना है। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया, ये सब बीमारियों के नाम ले रहा है लेखक। निमोनिया तब अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी, यानी कि वो छू कर ही बता देती थी कि बीमार व्यक्ति को मलेरिया है, निमोनिया है या कोई और बीमारी है। ठीक है, महामारी विषसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद, अब महामारी का मतलब यानी कि कई मौसम ऐसे होते हैं जिनमें बीमारियां ज़्यादा फैलते हैं, जैसे कई टाइफाइड होता है, उस वो जो होता है उसका भी 2-3 महीने पर्टिकुलर होते हैं कि उन महीनों में वो ज़्यादा फैलता है। ऐसे ही कई बीमारियां हैं, जैसे मच्छरों के दिनों में जैसे मच्छर ज़्यादा हो तो डेंगू की फैलने की ज़्यादा बीमारी होती है, मलेरिया। तो कई मौसम ऐसे होते हैं जिनमें जिनके बीमारी होने की संभावना उन महीनों में ज़्यादा होती है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू आदि। वो 3-4 महीने पर्टिकुलर उनके लिए ही होते हैं कि उन महीनों में ही वो ज़्यादा फैलती हैं। तो कह रही है जब ज़्यादा महामारी फैलने की जब जिन दिनों में ज़्यादा संभावना होती तो उन दिनों में वह क्या करती, लवंग जो लौंग होती है और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, यानी कि इन दिनों में तो लौंग, अब लौंग से भी जर्म, अगर लौंग जला दी जाए तो उससे भी जो घर में कीटाणु होंगे वो भी दूर भाग जाएंगे या मर जाएंगे। तो इनका गूगल और धूप, इनसे जो हम अपने घरों में भी उपले थोड़ा सा जलाकर और उसमें वो धूप डालकर अपने सारे घरों में जो देते हैं, जिससे एक अजीब सी खुशबू सारे घर में फैल जाती है, उसका रीजन भी यही है कि घर में जो भी जीवाणु कीटाणु होंगे वो सारे या तो नष्ट हो जाएंगे या घर से भाग जाएंगे, यानी कि घर जो है कीटाणु रहित हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। वो सारा काम वो करती थी जिससे कि वातावरण शुद्ध रहे, घर भी साफ सुथरा रहे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सफाई कोई उनसे सीख ले। सफाई उनसे कोई सीख ले का मतलब क्या है कि वो सफाई ज़्यादा पसंद करती थी, मतलब घर में हो या मोहल्ले में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती थी। सफाई उसको बहुत अच्छी भी लगती थी और सफाई की उसको ज़्यादा समझ भी थी। ठीक है, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले हो जाते तो वैसे जैसे पागल हो जाती, यानी कि जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना भी आप टाइम पे दवाई देंगे तभी मरीज जो जल्दी ठीक होगा, तो इस प्रकार दवा में देर होने, मिश्री या शहद अगर घर में ख़त्म हो जाता या टाइम पर बेड की चादर कवर अगर ना बदले जाए, मैले होने के बाद भी
तो वो पागल का मतलब है बहुत उसको गुस्सा आता था, यानी कि वो अपने सिद्धांतों की भी पाबंद थी, अपने सिद्धांतों का भी बहुत अच्छे से पालन करती थी। साफ सफाई उसको बहुत पसंद थी, किस लिए? ताकि जो है घर में बीमारी ना फैले। बुखार तो मुझे अब भी आता है, अब वो अपने वर्तमान समय की बताता है कि बुखार तो मुझे अब भी आता है, ठीक है। नौकर पानी दे जाता है। मेस मेस महाराज यानी कि जो खाना बनाने वाले होता है, रसोईया, अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाने की खीर डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी भी नहीं होता। अब लेखक कह रहा है कि वर्तमान समय भी मेरी खातिरदारी तो बहुत होती है, नौकर चाकर भी होते हैं जो मुझे टाइम टू टाइम दवाई भी देते हैं भाई, खाने की चीज़ भी जो भी बुखार में दी जानी चाहिए वो भी मुझे मिल जाती है, डॉक्टर भी समय से मुझे देखता है, दवाई भी मुझे प्रॉपर मिलती है। लेकिन जैसे लेखक कह रहा है बचपन में मुझे दिल करता था कि मुझे बुखार हो जाए, अब मेरा मन नहीं करता कि बुखार मुझे हो जाए। अब बताओ मुझे क्यों नहीं करता? क्या समझ आया आपको? अब उसका मन क्यों नहीं करता कि मुझे बुखार हो? क्योंकि बेटा अब उनके पास उनकी दादी नहीं है जो उनकी इतनी प्रेम से, श्रद्धा से, स्नेह से जो उसकी देखभाल कर सके। इसलिए लेखक कह रहा है कि जब तो मेरा मन इसलिए करता था क्योंकि दादी मेरी सेवा करती थी, दादी मेरे लाड करती थी, दादी मुझे प्रेम करती थी, इसलिए मेरा मन करता था कि मैं बीमार हो जाऊं। समझ गए? अब देखो आगे क्या कह रहा है लेखक। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। अब किशन कौन है? लेखक का बड़ा भाई है। तो कह रहा है उसकी भाई मेरे भैया की जो शादी थी वो भी ठीक ठाक निपट गई। दादी माँ बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी। दिन भर गायब रहती। क्यों रहती? क्योंकि शादी के दिनों में तो जब शादी होती है घर में तो काम काज इतना होता है, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहिन बुरा न मानना, कार प्रोजन का घर ठहरा। कार प्रोजन का यानी कि कोई भी समारोह है भी, कार प्रोजन यानी कि कोई भी मेरे घर में कार प्रोजन है, यानी कि जैसे उसके घर में शादी का माहौल था, किशन भैया की शादी थी, कोई भी फंक्शन उत्सव था, तो वो कहती थी भी मैं इसलिए जब कोई पड़ोस की औरत उसको बुलाने आती तो वो कई बार तो मना कर देती और भी कहती भी बुरा मत माना, लेकिन मेरे घर शादी का घर है इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता आने का। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। अब जैसे दादियों जो हमारे घर में बुजुर्ग होती हैं उनकी आदत भी होती है, और आदत क्या, वो बेचारी इतनी तलीनता से उन्होंने घर बसाया होता है, इतनी तलीनता से उन्होंने घर को संभाला होता है कि उनको लगता भी है और हो भी जाता है कि उनके बगैर घर में कोई काम होता नहीं। भले ही वो ना करें, भले ही उनके शरीर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो काम करें, लेकिन फिर भी उनकी देख रेख में अगर काम हो जाए तो वो काम बहुत बढ़िया तरीके से होता है। वही बात दादी के साथ थी कि वो काम यानी कि टाइम टू टाइम उनको बताती रहती थी कि भी ऐसे करें, जिसके कारण वो काम सही तरीके से भी और टाइम से हो जाता था। तो वह कहती भी कोई अगर मैं अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं है। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं। अभी बता दिया ना कि दादी माँ कुछ करती नहीं थी क्योंकि करने वाली उसकी बहुएं थी, लेकिन फिर भी उसकी देख रेख में और उसके बिना कोई भी काम नहीं होता था। ठीक है, जैसे हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग को सम्मान देने के लिए सारा काम उनसे पूछ पूछ कर किया जाता है ताकि बड़े बुजुर्ग खुश रहें। और क्योंकि बड़े जो होते हैं बेटा वो पैसे के भूखे नहीं होते, वो रिस्पेक्ट सम्मान के भूखे होते हैं। ठीक है ना? अगर उनको हम सम्मान देते रहे तो वो ऐवे ही बहुत खुश रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो वही बात ये दादी माँ के बारे में बता रहा है कि काम तो वो कुछ करते नहीं थे, लेकिन उनसे घर के जो छोटे सदस्य थे उनसे, उनके घर में जो फैमिली मेंबर होते थे सारा काम उनसे पूछ पूछ कर करते थे, और उनके पास इतना ढेर सारा अनुभव था तो वो अपने अनुभव के आधार पर वो काम करवाती रहती थी। पर किसी भी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। यानी कि इस लाइन में क्या बताना चाह रहा है? विलंब होता देरी, अनुपस्थिति माने अब्सेंट रहना। अगर वो कहीं गई हुई हैं और कोई घर में काम होना है तो वो काम तब तक नहीं होता था जब तक वो घर पे ना आ जाए, यानी कि उनके अब्सेंस में कोई काम नहीं होता था, भले उस काम में देरी हो जाए। देरी से होने का कारण यही होता था कि दादी माँ घर पर नहीं है। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। लेखक कोई घटना बताना चाहता है शायद, देखिए क्या लेखक कह रहा है। उन्हीं दिनों में दोपहर को घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ
किसी पर बिगड़ रही थी, यानी कि बाहर आंगन में दादी माँ किसी से बिगड़ रही थी, यानी कि थोड़ा सा झगड़ा कर रही थी शायद। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। अब किसके साथ बिगड़ी हुई थी दादी माँ? दुबकी माने घबराई हुई, डरी हुई। कौन खड़ी थी दादी माँ के पास? रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, यानी कि रामी की चाची का नाम क्या था? धन्नो। रुपये मैं सूद के आज दे दे, यानी कि रामी की चाची क्या समझे इस बात से कि रामी की चाची ने जो है दादी माँ से पैसे उधार लिए हुए थे। अब वो कह रही है दादी माँ, मैं सूद के साथ, यानी कि जितने पैसे मैंने तेरे को दिए हैं और जितने दिनों में अब तू वापस, जितने दिनों में वापस लौटाने की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ तक मुझे पैसे भी और उस पर जितना भी ब्याज बनता है वो सारे पैसे मेरे को आज ही दे। वो उसको डांट रही थी रामी की चाची को। कौन? दादी। अब दादी क्या कह रही है रामी की चाची को? तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ी फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है। पाई माने एक भी पैसा नहीं दिया। अब वो बता रही है कि जब तेरे को पैसे की जरूरत थी तो मेरे को इतनी मिन्नतें कर रही थी कि मेरे को पैसे दे दे, और किसी ने तुझे पैसे नहीं दिए थे, लेकिन मैंने दिए। आजकल करने फसल में दूंगी। अब कह रही है अब लगी। अब क्या कह रही है तू? अब लगी है कि आज कल करने मतलब अब तू जो है नाकारी कर रही है, कह रही है आज दूंगी कल दूंगी, ऐसे जो है आगे आगे टालती जा रही है। फसल में दूंगी, यानी कि फसल आएगी मेरी तब दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूसरी फसल कटेगी का मतलब अब तो फसल भी कट चुकी है, बिक चुकी है, लेकिन तू फिर भी मेरे पैसे नहीं दे रही है। तो रामी की चाची को कौन डांट रही है? लेखक की दादी। और लेखक जो है ये सारी घटना देखता जा रहा है। अब देखो आगे क्या होगा। किशन भैया की शादी ठीक हुई, सॉरी ये तो वही आ गया। अब वो क्या कह रही है? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल होता है अपने दुपट्टे या साड़ी का पल्लू, ठीक है, आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, यानी कि वो उसको मिन्नत कर रही है बेचारी, रिक्वेस्ट कर रही है रामी की चाची किसको? दादी माँ को, कि भाई दे दूंगी मैं आपके पैसे, थोड़ा सा मुझे और वक्त दे दो। बिटिया की शादी है, आप न दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार, यानी कि उसका जो विवाह संस्कार है वो कैसे होगा? समझ गई कि यानी कि वो उसको मिन्नतें कर रही है कि मेरी बेटी की शादी है, उसके बाद मैं आपके सारे पैसे सूद यानी कि ब्याज समेत वापस कर दूंगी। हट हट। अब वो कह रही है मालकिन, हट हट। मालकिन कौन? दादी माँ। हट हट, अभी ना के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट, ठीक है, वो उसको मन कह रही है भी दूर हो जा मेरे से। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। अब ये बातें कौन कह रहा है? अब लेखक कह रहा है कि भाई इतनी दुखी है, ऊपर से इसकी बेटी की शादी है, गरीब है, तो अप्रिय जो अच्छी ना लगे प्रसंग, ये जो घटना है जो भी लेखक के सामने हुई, तो कह रहा है ये लेखक को भी अच्छी नहीं लगी कि मेरी जो दादी है उनको ऐसे डांट रही है। तो वो बीच में उस रामी की चाची को बचाने का प्रयास करता है लेखक, और कहता है भी जाने दे, जब इसके पास होंगे तब आपको दे देगी। अब वो क्या कह रहा है? चल चला है समझाने। अब दादी माँ लेखक को भी डांटने लगी कि मेरे को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए। अब इस घटना को कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल गया, यानी कि इस घटना को लेकर कह रहा है मैं तो भूल ही चुका था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वो रामी की चाची कौन? जिसने दादी से जो है पैसे उधार ले रखे थे, वही रामी की चाची। नाम क्या था इसका? धन्नो। वह दादी को पूतों फलो दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी, यानी कि जब मैंने उसको देखा तो वो मेरे सामने मेरी दादी को जो है अच्छा अच्छा आशीर्वाद देने लगी, यानी कि मेरी दादी के बारे में अच्छा अच्छा बोलने लगी, ठीक है। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, खुश होकर कहा, ऊरीन हो गई बेटा। खुश होकर उसने क्या? ऊरीन का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई भी ऋण ना हो। ये आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आता है ऊरीन का मतलब है जिसके ऊपर कोई भी कर्ज ना हो, जिसने किसी के पैसे ना उधार ले रखे हो, जो बिल्कुल कर्ज से ऋण से मुक्त हो। वो कह रही है ऊरीन हो गई बेटा। अब कह रही है मैं कर्ज से मुक्त हो गई। अब देखो, आइए देखें कैसे वो कर्ज से मुक्त हुई। भगवान भला करे हमारी मालकिन का।
कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दी। यानी कि जो रुपये उधार के उसने रामी की चाची ने ले रखे थे वो दादी माँ ने माफ़ कर दिए, और ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर चली गई। 10 रुपये का नोट क्यों दिए दादी माँ ने रामी की चाची को? कि वो अपनी बेटी का विवाह बहुत अच्छे से कर ले। ठीक है, देखना धन्नो जैसे। और क्या कहा 10 रुपये देते हुए दादी माँ ने? जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। क्या कह रही है कि भाई उसने कहा कि अगर भाई थोड़े बहुत पैसे की जरूरत पड़े और उसमें अगर बेटे की शादी में कोई दिक्कत आए तो दिक्कत मत आने देना, मैं खड़ी हूँ भी, मैं दूंगी पैसे। ठीक है, तो कह रही है वो उसको देवता कह रही है। किसको? दादी माँ को, वो रामी की चाची की भी देवता, यानी कि बहुत भली औरत है जिसने मेरे पैसे भी छोड़ दिए, जो मैंने पैसे इसके उधार लिए थे, और ऊपर से 10 रुपये और दे गई। उस समय 10 रुपये लाखों रुपए के बराबर होते थे। ठीक है, और पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। अगर किसी गरीब बेटी की शादी होती गरीब की, तो भाई सारा जो पड़ोस मोहल्ला होता था वो उनकी शादी में पूरी हेल्प करता था। मानो ऐसा लगता था कि एक घर की लड़की की शादी नहीं है, पूरी मोहल्ले गली के लड़के की जो है शादी थी। सभी जो है अपनी हैसियत के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार, मतलब उस गरीब लड़की के माता पिता की हेल्प करते थे ताकि जो शादी है वो अच्छे से निपट जाए। समझ गए? वही बात है ये। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, अब कह रहा भी उस दिन तो मेरी दादी तेरे को बहुत डांट रही थी, और आज तू कह रही है कि पैसे भी दे दिए और वो पीछे वाले पैसे भी छोड़ दिए। तो वो क्या कह रही है उसके जवाब में? वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी नहीं तो क्या लाभ क्या? ठीक है, वो कह रही वो तो वैसे ही मजाक में डांट रही थी, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। मैं मन ही इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तर्क माने लॉजिक, कि भाई उन्होंने जो तर्क दिया कि बड़े लोग हैं, थोड़ा बहुत डांट तो रहते हैं, मैं इस बात पर जो है मजाक समझकर हंसता रहा। किशने के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। अब कौन से गीत की बात करें? लेडीज संगीत। यानी कि जब हमारे घरों में शादी होती है तो हम क्या करते हैं? हमारे घरों में लेडीज संगीत होता है ना। जो घर की औरतें होती हैं वो रात को गीत गाती हैं। तो वही सिचुएशन की बात कर रहा है लेखक, उसी सर्कमस्टांसिस की, कि किशन के विवाह से 4-5 दिन पहले की बात है कि रात को घर में गीत गाए जा रहे थे। अब देखो क्या होगा, विवाह की रात को अभिनय भी होता है। अभिनय होता है बेटा नाटक। ठीक है, अभिनय कैसे कब होता है? यानी कि जब लड़का जो है लड़की को ब्याहने के लिए ससुराल चला जाता है, और घर के जो भी आदमी होते हैं वो सारे लड़की अपने बेटे की शादी के लिए चले जाते हैं, और घर में पीछे औरतें बच जाती हैं, और वो औरतें जो होती हैं वो घर में अभिनय नाटक करती हैं। एक लड़की बन जाती है, एक दुल्हन बन जाती है, दूसरा दूल्हा बनता है, फेरे वगैरह होते हैं। यानी कि वैसे ही सेम वही प्रोसीजर अपनाते हैं जैसे शादियों में होता है। तो उसी समय की बात कर रहा है लेखक कि अभिनय भी होता है, नाटक भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है, यानी कि कहानी की तरह। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। समझ गए? कि शादी से लेकर बेटे के जन्म तक के सारे दृश्य, की कैसे फेरे हुए, कैसे दुल्हन आई, कैसे उसको सजाया गया, कैसे हर मतलब वो क्या बोलते हैं, हर एक प्रक्रिया उसमें दिखाई जाती है। और उसमें औरतें बड़ा मज़ा करती हैं, हंसती खेलती हैं, जो बड़ा अच्छा लगता है। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं, क्योंकि सारे और जो घर के जेंट्स होते हैं, आदमी होते हैं, वो तो अपने लड़के की बारात लेकर चले जाते हैं। और सारे जितने भी रोल प्ले करती हैं वो कौन करती हैं? घर की औरतें ही, चाहे जेंट्स का करें चाहे लेडी का, वो औरतें ही करती हैं। अब लेखक जो बीमार था उस टाइम, क्योंकि बीमार के बारे में बताया गया था पहले, तो कह रहा मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। अब लेखक भी वहीं पे था जहाँ पर वो अभिनय हो रहा था। मेरा भाई यानी कि मामा का लड़का, कौन? राघव, दालान में सो रहा था। दालान माने जो बड़ा सा घर के अंदर, हम जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना डाइनिंग रूम, ऐसे बड़ा सा जो हॉल रूम होता है जिसको हम हॉल बोल देते हैं, उस टाइम में दालान बोला जाता था। कह रहा है मैं भी बीमार था इसलिए मैं भी यहीं रह गया, और मेरे जो मामा का लड़का था, कौन? राघव, वो भी दालान में सो रहा था, और वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था। औरतें ने उस पर आपत्ति की। ठीक है, औरतों ने उस पर आपत्ति की कि भाई हम तो सारे, यहाँ तो लेडीज़, ये तो लेडीज़ फंक्शन है, इसमें तो सारी औरतें ही होती हैं, लड़के नहीं। तो औरतों ने मतलब आपत्ति की भी, ये लड़के यहाँ पे नहीं रहेंगे।
तो दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। अब दादी माँ ने उन औरतों को सुनाया कि भी क्यों, लड़के जो होते हैं वो तो साक्षात ब्रह्मा ईश्वर का ही रूप होते हैं, इसलिए तो इनको मना नहीं कर सकती यहाँ रुकने के लिए। ठीक है, अब जो है आगे का, हम ज़्यादा लंबा हो जाएगा बेटा वीडियो, इसलिए आगे का जो पार्ट है हम इसके बाद करेंगे। ठीक, समझ गए? तो ये आपने जितना हमने लेसन पढ़ा है इसको आप दोबारा एक बार ध्यान से रीड करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई इस लेसन में क्या कहा गया है, क्या क्या बातें हुई, किस प्रकार हुई, ताकि जब हम क्वेश्चन याद करें तो हमें कोई प्रॉब्लम